इतिहास में देखा जाए तो जापान कई बार खतरनाक अर्थक्वेक और सुनामी की लपेट में रहा है। वैसे तो अर्थक्वेक्स और सुनामी से बचना किसी के बस की बात नहीं, पर जापान के पास इनमें मुकाबला करने के सिवा और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। द रियलवेज की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। डियर, पिछले 1300 सालों में करीब 143 सुनामी जापान पर हमला कर चुके हैं, जिनके नतीजे में अभी तक 1,30,874 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें से सबसे खतरनाक 1741 में आया था, जिसमें सुनामी की वेव्स 90 मीटर ऊंची थी। अफसोस की बात यह है कि जैसे जैसे ये वक्त गुजरता जा रहा है, जापान में सुनामी का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। सिर्फ 2022 में ही 300 से भी ज्यादा अर्थक्वेक्स रिकॉर्ड किए गए हैं। यहाँ तक कि कई बार एक एक दिन में 3 से 4 अर्थक्वेक्स भी रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। जापान दुनिया का एक लौता ऐसा मुल्क है जहाँ अर्थक्वेक्स इतने कॉमन है कि यहाँ पर स्काईपर्स को अर्थक्वेक प्रूफ बनाना कंपलसरी होता है। जबकि 2000 से लेकर 2022 तक जापान 5 बार छोटे बड़े सुनामियों को बर्दाश्त कर चुका है, जिनमें 2011 वाला सबसे जानलेवा था। 11 मार्च 2011 को ओसाका पेनिनसुला से 72 किलोमीटर ईस्ट में समंदर के अंदर 9.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक पूरे 6 मिनटों तक चलता रहा, जिसकी वजह से एक मैसिव जायंट सुनामी ने जन्म लिया। ये दुनिया का चौथा बड़ा अर्थक्वेक था, जबकि जापान की रिकॉर्डेड हिस्ट्री का सबसे बड़ा था। इसके नतीजे में जो सुनामी पैदा हुआ, उसने समंदर में 55 मीटर या फिर 180 फीट ऊंची लहर पैदा की। पानी की लहरें 700 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से सेंडाई सिटी में दाखिल हुई और कोस्ट से 10 किलोमीटर अंदर तक पहुंची। सुनामी का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भी इसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। लिहाजा सेंडाई के रेसिडेंट्स, जिनको सिर्फ 8 मिनट पहले सुनामी की वार्निंग दी गई थी, उनमें से हजारों लोगों को भागने का भी मौका न मिल सका। इस वाक़ये की वजह से 2,28,000 लोग बेघर हो गए और 15,000 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। एक तरफ कयामत का आलम था तो दूसरी तरफ यहाँ फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर प्लांट भी फेल हो गया, जिसकी वजह से खतरनाक न्यूक्लियर डिजास्टर ने जन्म लिया। जापान को इस सुनामी ने टोटल 235 अरब डॉलर्स की चोट पहुंचाई, जिसको दुनिया का सबसे महंगा डिजास्टर भी माना जाता है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जापान हमेशा से ही सुनामी की लपेट में क्यों रहता है। इसकी सबसे बड़ी वजह जापान की जियोग्राफिकल लोकेशन है। पैसिफिक ओशियन का ये पूरा हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये दुनिया में 90% अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरप्शंस और सुनामी का वाहिद एरिया है। ये जो रिंग बन रही है, इसको द रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। इसके नीचे दुनिया के सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनोज मौजूद हैं, जिनको कई टेक्टोनिक प्लेट्स ने घेर रखा है। और बदकिस्मती है जापान की कि वो बिल्कुल इस रिंग के बेल्ट पर आता है। यही वजह है कि यहाँ हर आए दिन अर्थक्वेक्स और हर आए साल टाइफून या फिर सुनामी का हमला होता है। इन सब मुश्किलात के अलावा जापान का एक और मसला भी है, और वो ये है कि वो पूरे जापान का 70% लैंड एरिया सिर्फ पहाड़ों से भरा हुआ है, और जो 30% फ्लैट सरफेस है, वो ज्यादातर सिर्फ कोस्टल एरियाज में ही मौजूद है, जहाँ सुनामी का खतरा हर वक्त मंडराता रहता है। पहाड़ों पर पूरे शहरों को शिफ्ट करना तो एक इम्पॉसिबल सा टास्क है, लेकिन अपनी कोस्टल सिटीज को बचाने के लिए जापान पिछले कई सदियों से मेहनत कर रहा है, और इसकी अप्रोच सबसे अलग है। जापान ने हाई रिस्क एरियाज को बचाने के लिए कोस्ट पर सी वॉल बनाई है, और ये कोई अभी की बात नहीं है, बल्कि सी वॉल्स काफी अरसे से जापान के कोस्ट का हिस्सा रही है। 1896 से 1933 में आए भयानक टाइफून ने जापान के टेरो नामी गाँव पर हमला किया था, लेकिन उसके बाद ये गाँव कोस्टल डिफेंस सिस्टम एक आला तरीन मिसाल बन गया, जहाँ जापान ने 2.4 किलोमीटर लंबी और 10 मीटर ऊंची 2 वॉल्स खड़ी करके गाँव को समंदर लहरों से काफी हद तक बचा दिया। इसके बाद जापान की दूसरी कोस्टल सिटीज में भी ऐसी ही स्ट्रक्चर बनाए गए, लेकिन 2011 वाला सुनामी इन दीवारों से भी कई ज्यादा बड़ा था। सी वॉल्स जो सिर्फ 8 मीटर ऊंची वेव्स को रोकने के लिए बनाई गई थी, सुनामी की ये लहरें 12 से 15 मीटर ऊंची थी। इन 10 मीटर की दीवारों ने बेशक सुनामी की लहरों को काफी हद तक रोका, लेकिन कई मकामात पर लहरों ने पूरे के पूरे स्ट्रक्चर ही उखाड़ दिए। 2011 अर्थक्वेक के बाद जब जापान ने सी वॉल्स और ज्यादा ऊंचा और लंबा करने का फैसला किया, इस काम के लिए 1200 करोड़ डॉलर्स अलग किए गए और फैसला किया गया कि ईस्टर्न कोस्ट पर 400 किलोमीटर लंबी 15 मीटर ऊंची दीवार बनाई जाएगी। ये दीवारें पिछली दीवारों से करीब
करीब 5 मीटर ऊंची थी, जबकि इनकी फाउंडेशन जमीन में 25 मीटर अंदर तक अपनी जड़ें मजबूत किए हुए हैं। इनकी चौड़ाई भी पहले से काफी ज्यादा रखी गई है और इनका स्ट्रक्चर और डिजाइन खास तौर पर सुनामी वेव्स को रोकने के लिए बनाया गया है। इस काम के लिए पहले सिमुलेटर की मदद से आर्टिफिशियल सुनामी पैदा किया गया, जिससे कि इंजीनियर्स ने हर तरह के वेव्स पैटर्न पे वॉल्स को टेस्ट किया। एक वाइब्रेटर की मदद से 2011 अर्थक्वेक जैसा पैटर्न पैदा किया गया। वेव्स कितनी बड़ी होंगी तो कितना बड़ा प्रेशर जनरेट करेंगी, ये सब पहले सिमुलेटर की मदद से कैलकुलेट किया गया था। सिमुलेटर पर नोटिस किया गया कि 2011 सुनामी की लहरों ने डायरेक्टली जापान को नुकसान नहीं पहुंचाया था, बल्कि इसने फ्लड की सूरत में, सैलाब की सूरत में आगे ट्रैवल किया। और ऐसा इसी वजह से हुआ क्योंकि सी वॉल्फ ने काफी हद तक वेव्स का प्रेशर तोड़ दिया था। सिमुलेटर पे टेस्टिंग के बाद सी वॉल्स को अब कर्व शेप में डिजाइन किया गया है, जिसमें क्लियरली देखा जा सकता है कि पानी जब सी वॉल से टकराएगा तो इसका कर्व शेप लहरों को वापस यू टर्न करवाएगा और ऐसे एक लहर वापस पलट कर पीछे से आने वाली दूसरी वेव्स का प्रेशर तोड़ेगी। सुनामी की वेव्स के प्रेशर को तोड़ने के लिए जापान ने सिर्फ वॉल्स ही नहीं बनाए, बल्कि हॉटस्पॉट लोकेशंस के करीब इन समंदर में ब्रेक वाटर भी बनाए गए हैं। जब लहरें कोस्ट की तरफ बढ़ती हैं तो पहले ये ब्रेक वाटर इनका प्रेशर तोड़ता है, उसके बाद ये 15 मीटर ऊंची वॉल्स। दूसरी तरफ लोकल कम्युनिटीज सी वॉल से खास तंग है, क्योंकि कई मकामात पर ये वॉल्स 4 स्टोरी बिल्डिंग्स जितनी ऊंची हो जाती है, जिससे लोगों को ऐसा महसूस होता है कि वो किसी जेल में बंद है। कुछ लोगों को डर है कि जापान अपने इन सी वॉल्स की वजह से टूरिस्ट को खो बैठेगा। जापान ने सुनामी को 2 अलग अलग लेवल्स में डिवाइड किया है। लेवल 1 सुनामी जो हर 50 से 60 सालों में आता है। इनकी लहरें 15 मीटर तक ऊंची होती हैं और इन्हीं के लिए ये दीवारें बनाई गई हैं। लेकिन लेवल 2 सुनामी जो कई 100 साल या 1000 सालों में एक मर्तबा आता है, ये सी वॉल्स अकेले उसको भी नहीं रोक पाएगी। इसलिए हॉटस्पॉट लोकेशंस पर सुनामी मिटिगेशन पार्क्स बनाई जाएंगी। इन पार्क्स में दरख्तों की एक दीवार होगी जो न सिर्फ सुनामी के प्रेशर को तोड़ेगी, बल्कि पानी जब वापस समंदर में जाता है तो अपने साथ बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स भी लेकर जाता है। दरख्तों के तने मोटे मोटे ऑब्जेक्ट्स को रोकने का काम भी करेगी। जापान के सी वॉल्स इंजीनियर्स का एक हैरान कर देने वाला कारनामा है और तबाह करने वाली सुनामी का सामना करने में किसी हद तक फायदेमंद भी। अपने आप को कुदरती आफत से बचाने के लिए जापान हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके साथ जापान इस हकीकत से भी आगाह है कि ये सी वॉल्स कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग दिन ब दिन समंदरों के लेवल को बढ़ा रही है, तूफानों की शिद्दत बढ़ रही है और अर्थक्वेक एक रोज का मामूल बन चुके हैं। जापान को अच्छी तरह से मालूम है कि ये जाइंट स्ट्रक्चर इसको कुदरती आफत से 100% प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। $12 अरब खर्चा करके जापान ने अपने लोगों के लिए टाइम खरीदा है कि जब ये दीवार वेव्स के प्रेशर को तोड़ेगी तब तक वहाँ के लोगों को वहाँ से निकलने का टाइम मिल जाएगा। उम्मीद है द रियल बेस की ये वीडियो भी आपको काफ़ी पसंद आई होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशनल लगी तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आप आगे ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर, किसी दूसरे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।